बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 11 जुलाई और पाकिस्तान में जुमे की सुबह। आज की अहम तरीन खबरों में सबसे पहले कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की सरबराही में कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका अलामिया जारी हुआ है। जाहिर है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में तो हम नहीं बैठे थे या कोई नहीं बैठा था सवाए जनरल साहबान के, तो अंदर क्या माहौल हुआ वो तो किसी को नहीं पता। लेकिन जब हम अलामिया पढ़ते हैं तो ऐसे लगता है कि जैसे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या सदर मीन हेड ऑफ स्टेट ने वफाकी काबीना का इजलास किया हो और पाकिस्तान की जो वफाकी काबीना है उसका ये अलामिया हो। किसी सूरत भी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस का अलामिया ये मालूम नहीं होता। आप कहेंगे वो कैसे? आपको अलामिया के चीदा चीदा नकात बता देते हैं जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि जो फील्ड मार्शल साहब हैं वो ऑलरेडी जो डोमेन अपनी क्रिएट कर चुके हैं और जिस तरीके से चीज़ों को एड्रेस करते हैं और उनके कोर कमांडर्स साथ उनके जिस तरह का फिर अलामिया जारी होता है वो तो ऐसे ही लग रहा है कि वो हेड ऑफ स्टेट है और तमाम लोग जो उन्हें सामने से मशवरे दे रहे हैं वो वज़रा के तौर पर हैं और एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पर ये सारा बयानिया जो है वो दिया जा रहा है। जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस उसका अलामिया पढ़ें तो पता चलता है कि सबसे पहले तो इंडिया के ऊपर तनकीद है वही कि पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई जा रही है और फितनातुल ख्वारिज फितनातुल हिंदुस्तान के अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। ज़ाहिर DGISPR ने ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का अलामिया जारी किया तो अल्फाज और टर्मिनोलॉजी तो वही यूज़ होनी है और उसमें हिंदुस्तान को वार्न किया गया है कि पाकिस्तान के अंदर ये ना करे और फिर बताया गया है कि हिंदुस्तान किस तरीके से दूसरे मुल्कों की ज़मीन को इस्तेमाल करते हुए या तीसरे मुल्क को इसमें इन्वॉल्व कर रहा है। गालिबन इशारा चाइना की तरफ किया गया है कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान की जो कशीदगी है उसमें हिंदुस्तान चाइना को इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहा है और साथ साथ ज़ाहिर है अफगानिस्तान की तरफ भी एक इशारा होगा कि वहाँ की ज़मीन जो है वो इस समय इस्तेमाल हो रही है। ये चीज़ें तो हो गई, ये तो इमीडिएटली आजकल आपको पता है कि जब से झड़प होकर हटी है क्योंकि पूरी कौम ज़रा जोश में है, वलवले में है, हिंदुस्तान की ठुकाई भी देखना चाहती है, हिंदुस्तान के बारे में बातचीत भी सुनना चाहती है, तो ज़रा उससे कौम का खून भी बढ़ता है, जज्बा भी बनता है और इसी जज्बे की वजह से फिर आपको फील्ड मार्शल साहब या उनके साथी थोड़े से अच्छे लगना शुरू होते हैं और ये जो आपकी कमज़ोरी है कि वो थोड़े से अच्छे लगना शुरू होते हैं इसका उन्हें बहुत ज़्यादा किक मिलती है उन्हें। इसलिए अब किसी बात में इंडिया हो या ना हो लेकिन अब हम बार बार इंडिया का जिक्र हर जगह करते हैं। हालांकि यही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस होती थी, आज से 2 महीने पहले तक होती थी। गार्डियन बताता था कि हिंदुस्तान पाकिस्तान के अंदर आके लोगों को मार रहा है, सिर्फ खबर नहीं देता था, एक एक तफसील देता था कि कैसे सियालकोट में फलां शख्स को मारा गया, रॉ ने कैसे उसके लिए लोगों को भर्ती किया, कौन सा पाकिस्तानी था, उसे मिडल ईस्ट के किस मुल्क में कितनी रिश्वत दे के 7 लाख रुपए रिश्वत दे के उसे भर्ती किया, वो पाकिस्तान पहुंचा, इस फ्लाइट से पहुंचा, इस तरीके से आके फलां मस्जिद से नमाज पढ़ के निकलती हुई उस शख्सियत को इंडिया ने कत्ल करवा दिया। लेकिन हम खामोश रहे, सन्नाटा। फिर उनके बार बार बता चुका हूं, मुझे पता है कि रेपिटेशन है बट माजरत क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। तो उनके जो अजीत दोवल और उसके साथ साथ उनके अमित शाह और उसके साथ साथ राजनाथ, इस तरह के लोग ओपनली कहते रहे कि जब अखबारों ने पूछा कि आपने मारा है लोगों को, उन्होंने कहा हम मारा है, आइंदा भी मारेंगे और पाकिस्तान में घुस के मारेंगे। जब वो ये सब कुछ कह रहे थे तब ना हमारा फॉरेन ऑफिस बोल रहा था, ना तब कोई फितनातुल हिंदुस्तान था, ना कोई फितनातुल ख्वारिज के साथ हिंदुस्तान का तब कोई लेना देना था। यही DGISPR थे, ये भी खामोश थे, यही फील्ड मार्शल साहब थे, ये भी खामोश थे, यही कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेज होती थी वो भी खामोश थी। फिर उसके बाद फॉरेन ऑफिस भी इस पर खामोश था, अर्दली भी खामोश था, फॉरेन मिनिस्टर भी खामोश था, पूरी पाकिस्तानी रियासत खामोश थी। बोल रहा था तो सिर्फ हिंदुस्तान बोल रहा था। फिर ये झड़प हुई, उसके बाद अचानक से सियासी माहौल बना और अब तमाम जो कोर कमांडर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या DGISPR साहब की रोज़मर्रा की बातचीत हो या मैंने जैसे आपको कहा था कि अब फील्ड मार्शल साहब का हर हफ्ते में 1-2 स्टेटमेंट्स जारी की जाएंगी आने वाले दिनों में, ये हमने आपको हफ्ता 1.5 हफ्ता पहले बताया था। तो अब आप देख सकते हैं कि अब तवातर के साथ उनकी स्टेटमेंट्स आएंगी और हेड ऑफ स्टेट की तरह आएंगी। तो एक तो हिंदुस्तान का जो मुद्दा था उस पर अब ये भी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि अब अगर आप बात कर रहे हैं और जायज़ कर रहे हैं, मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि मैं हिंदुस्तान का अपोलोजेटिक नहीं हूं या उनका सिंपथाइजर नहीं हूं। मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी भी करवा रहे हैं, मैं ये बिल्कुल समझता हूं कि वो पाकिस्तान के अंदर तखरीबकारी करवा रहे हैं, पाकिस्तान को नुकसान दे रहे हैं। लेकिन ये मैं अब से नहीं समझता, ये मैं पिछले कई सालों से समझता हूं और ये मैं हैरान हूं कि आप क्यों खामोश थे इस पर। तब आप क्यों नहीं बोल रहे थे? हम तो तब भी यही बात करते थे, अब भी यही बात करते हैं। तो जो इतनी देर आप खामोश रहे जिससे आपने हिंदुस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पर खुली छुट्टी दी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने का, उसका नुकसान कौन अजाला करेगा, उसका जिम्मेदार कौन है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर फिक्स की जानी है, इसका भी किसी वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर बातचीत होनी चाहिए। बहरहाल आज नहीं हुई। आज वहां पर जो और बात हुई वो सुन लीजिए। आज वहां पर फील्ड मार्शल साहब ने अकॉर्डिंग टू DGISPR साहब के अलामिया के उन्होंने जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के शुरा मीन कोर कमांडर से उनको बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान मतलब कि अर्दली साहब के हमरा ईरान, तुर्की, आज़रबाईजान, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के हालिया कामयाब जो दौरे थे फील्ड मार्शल के, जिसमें पाकिस्तान के फ़ाल सफारती किरदार की तफसील से उन्होंने आगाह किया कोर कमांडर्स को कि मैं जो वज़ीर आज़म को साथ लेके गया था और उसमें हमने क्या कुछ किया, कितनी कामयाबियां हासिल की, पूरे उन दौरों के बारे में। मैंने कहा ना कि हेड ऑफ स्टेट टाइप है पाकिस्तान की फॉरेन जो पॉलिसी है पूरी की पूरी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अलामिया में से डिपिक्ट हो रही है। ऐसा ही लग रहा है कि हेड ऑफ स्टेट जो है अपनी काबीना के साथ बैठे बात कर रहे हैं। तो तफसीलात से आगाह किया। फिर उन्होंने दौरा अमेरिका के बारे में भी ब्रीफिंग दी कोर कमांडर्स को और उसके अलावा भी उन्होंने जो खित्ते के मिडल ईस्ट के और खित्ते की बदलती सूरत हाल है उसके ऊपर भी उन्होंने गौर किया। अच्छा, अब आप कहेंगे कि क्या फौज के लिए इन चीज़ों के ऊपर गौर करना ममनू है? बिल्कुल भी नहीं।
फौज आइसोलेशन में तो काम नहीं करेगी ना। फौज अगर फॉर एग्जांपल ईरान और इसराइल के मामला हो रहे हैं तो फौज उसके ऊपर गुफ्तशनीद भी करेगी, हर चीज़ को बहुत बारीकी के साथ बातचीत भी करेगी, दूसरी फोर्सेस की मूवमेंट्स से लेके उनकी कैपेसिटी, जो पॉलिटिकल जो सिचुएशन बन रही, सब चीज़ों पर फौज ने गौर करना, और ये उनका बिल्कुल कैनवस है। लेकिन उसका ऐलान करना उनका कैनवस नहीं है। ऐलान करना फॉरेन ऑफिस का कैनवस है, ऐलान करना वज़ीर आज़म का, ऐलान करना वज़ीर ख़ारजा का है। फौज ने गौर करना है, समझना है, और अपनी इनपुट जो है वो जो आपकी गवर्नमेंट है, जो फेडरल गवर्नमेंट है, उसको देनी है कि हमारे ख्याल में ये हो रहा है, और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी जो है वो ड्राइव करनी है उसमें से कि किस तरीके से उन्होंने बनानी। यहाँ पर तो हम खुद ही बकलम खुद ही अवाम के साथ और पूरी दुनिया के साथ हम खुद ही हम कलाम हैं, और हम बता रहे हैं कि आई एम द वन हु इज़ कॉलिंग द शॉट्स। सो एक हेड ऑफ स्टेट के तौर पर ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंसेस की बात हुई। अच्छा, अंदरूनी सिक्योरिटी के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं बताया, हाँ फितनतुल ख्वारिज और उन पर बात की। लेकिन जैसे ये कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हो रही थी, एन उस वक्त बलूचिस्तान के शहर योब में पंजाब से आने वाली 2 बसों से 9 मुसाफिरों को उतार कर अगवा कर लिया गया है। मुलजमान ने नाकाबंदी करके लोगों को अगवा किया है, और अब रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इनमें से कुछ लोगों को कत्ल कर दिया गया है। इनमें ऐसे लोग भी आ रहे थे बलूचिस्तान से पंजाब की तरफ कि एक शख्स जो है उसके वालिद की वफ़ात हो गई थी, घर पर 2 भाई आ रहे थे उस तरफ से, पंजाब वापस आ रहे थे, उनके वालिद की वफ़ात हो गई, वो जनाजे में शिरकत के लिए वहाँ से वापस आ रहे थे। BLA के लोगों ने उनको वहाँ पर बसों से उतार लिया, और अब इतलात ऐसी हैं कि शायद उनको कत्ल किया जा रहा है या कर दिया गया है, या खुदा न खास्ता करने की धमकी दी गई है। अभी कुछ पता नहीं, क्योंकि उनका एक भाई, सोगवार भाई इसलिए कहूँगा कि वालिद की पहले ही जो है वो ज़ाहिर तदफीन करनी है, मैयत घर पे पड़ी है, और भाइयों का इंतज़ार था जनाजे के लिए, और अब उनको ख़तरा है कि कहीं भाइयों के जनाजे भी उनको ना उठाने पड़ जाएं। तो उन्होंने पाकिस्तान की तमाम पावरफुल शख्सियात से अपील की है कि इसमें इंटरवीन करें और मेरे भाइयों को वहाँ से छुड़वाएं। तो इस पर ज़रा ज़्यादा बात नहीं हुई, ये डोमेन है हमारी ज़्यादा जिसके ऊपर फोर्सेस को, इस पर भी बाहर खुल के बात करना आपका काम नहीं है मेरे ख्याल में। हाँ, अंदर गौर करके इनका कला कमा करना आपका काम है। बात जो है वो आपका होम मिनिस्टर है वो करे, वो भले आपका अपना लाया हुआ है जो भी है, लेकिन वो उनका काम है। पॉलिटिकल एंगेजमेंट, मनूवरिंग, बयानियाँ बनाना वो उनका काम है, लेकिन हमारे यहाँ सारा काम हम खुद ही करते हैं। आगे जो उससे अगली खबर है वो आपके सामने KP से रखते हैं, वहाँ पर सिचुएशन और ख़राब हो रही है। ANP से ताल्लुक़ रखने वाले मौलाना खान ज़ेब को टारगेट किलिंग करके शहीद कर दिया गया है। उनकी टारगेट किलिंग की गई है, उनको जहाँ भाग किया गया है, शहीद किया गया, और उसके ऊपर लोगों में बहुत ही गम गुस्सा है। अब ये जो मौलाना खान ज़ेब हैं, ANP से इनका रिलेशनशिप था, और ये ज़रा मुतदिल मिजाज आदमी थे। ये वहाँ पर अमन चाहते थे, तालिबान के साथ बिल्कुल सिंपथाइज़र नहीं थे, और वहाँ पर क्रिटिकल थे हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट की वहाँ पर पॉलिसीज़ हैं उनके बारे में भी, और तालिबान के भी क्रिटिक थे ये, और ये चाहते थे कि वहाँ पर जंग मुसल्लत ना की जाए और वहाँ पर अमन रहे। इनकी टारगेट किलिंग हुई है, और उसके बाद अवाम बहुत ज़्यादा इश्ताल में आई, और अवाम ने FC के एहलकारों के ऊपर हमला करने की कोशिश किया। उसके साथ साथ जो स्काउट्स, बाजोड़ स्काउट्स गेट पर पथराव किया, ये भी मिलिट्री से रिलेटेड ही एक स्काउट्स कॉलेज या एक आप इंस्टीट्यूशन से कह लें, उसके दरवाजे के ऊपर पथराव किया है, अंदर घुसने की कोशिश की है। वापस FC एहलकारों ने आंसू गैस से शेलिंग की है। तो एक तरफ आप बलूचिस्तान में मैंने आपको हालात बताए हैं जो BLA बना रही है और जो वहाँ पर मासूम पाकिस्तानियों के ऊपर ज़िंदगी तंग है। दूसरी तरफ मैंने अभी आपको बताया कि जो मौलाना खान ज़ेब की टारगेट किलिंग की गई है, KP में हालात बहुत ही मखदूश हो रहे हैं, ड्रोन हमले हो रहे हैं आए दिन। कोई कहता है ये हमारी फोर्सेस ने किए हैं और लोगों को भेजा शहीद कर दिया गया है, कोई कहता है नहीं ये तालिबान ने किए हैं, वो भी लोगों को पता नहीं है। और अब वहाँ पर ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाने का एहतमाम कर रहे हैं मेरा ख्याल है वहाँ के चीफ मिनिस्टर, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है। और अमूमी तौर पर जब ऐसी सूरत हाल होती है तो जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है, जनरल साहबान, वो फिर चाहते होते हैं कि ऑल पाकिस्तान एक जो पार्लिमानी कमेटी वगैरह का इजलास हो ताकि पॉलिटिकल सपोर्ट वहाँ से मिले, जो कि ज़रूरी होती है और दुरुस्त है। ये गलत नहीं है कि आप ये चाह रहे हैं, लेकिन ज़ाहिर है इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेज होती हैं, जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाए जैसे अभी है मौलाना खान ज़ेब की शहादत के बाद, तो फिर जो जनरल साहबान है उनका दिल होता है कि बैठ कर इसमें पॉलिटिकल सपोर्ट शामिल की जाए ताकि ये सारा जो पब्लिक का रिएक्शन है इसको किसी तरह से हैंडल किया जाए, इसको किसी तरीके से नीचे किया जाए। अच्छा जी, अगली जो खबर है वो आपके सामने रखते हैं। ये तो हो गई कि मैंने जैसे आपको कहा कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर, तो हमने बिल्कुल हेड ऑफ स्टेट की तरह बात की। दूसरी तरफ अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब के बारे में। उनकी बहन ने आज ये कहा है कि इमरान खान के मसल्स गिर रहे हैं, मतलब कि उनका मसल मास कम हो रहा है, उनके ज़ाहिर उनका वज़न गिर रहा है, उनको बहुत ही बुरे हालात में रखा गया है। जो बुशरा बीबी की फैमिली है उनको भी उनसे नहीं मिलने दिया जा रहा। बुशरा बीबी को भी बदतरीन हालात के अंदर रखा हुआ है। इमरान खान साहब की जो ज़ौजा है उनकी फैमिली उनके लिए कपड़े लेके गई थी, वो भी उनको नहीं दिए गए। इमरान खान साहब के लिए गर्मियों के कपड़े 1 महीना पहले दिए गए थे, वो उन तक नहीं पहुंचाए गए, उनको नहीं दिए गए। उसके साथ साथ किताबें 1 महीने से उनके लिए जो छोड़ी गई वो उनको नहीं दी गई। इमरान खान साहब का अखबार, उनकी किसी भी तरह से इत्तलात तक रसाई वो मुकम्मल बंद कर दी गई है। 22 घंटे उन्हें उस छोटे से सेल के अंदर रखा जाता है और जिससे उनका वज़न तेज़ी से कम हो रहा है। और अब उनकी बहन ने कहा है कि इमरान खान के मसल्स गिर रहे हैं। उन्होंने साथ ये जुमला कहा है कि कुलभूषण यादव को इमरान खान से ज़्यादा बेहतर हालात में रखा जा रहा है।
ये बहुत बड़ा जुमला है। आज की जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई उसमें अगर इस पर बात होती तो बहुत बेहतर होता, लेकिन उसके अलामिया में ऐसा कुछ नहीं है कि जो सलूक इमरान खान साहब के साथ किया जा रहा है उसमें क्या किसी कोर कमांडर ने कोई सवाल पूछा है, एतराज़ किया है या सजेशन दी है, उस पर कोई बातचीत हमें देखने में नहीं मिली। लेकिन ये उनकी बहन ने जो बात बताई है ये ज़ाहिर है बहुत ही तशवीशनाक है। उसके साथ ही राणा सनाउल्लाह का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि हाँ हमने जेल जो है वो तंग किया है इमरान खान के लिए, उन्होंने मान लिया है। उन्होंने जो जेल के अंदर इमरान खान के ऊपर सख्तियां हैं उनको बिल्कुल मान लिया है। उनकी बीवी पर जो सख्तियां हैं, ज़ाहिर हम आपको बता रहे हैं कि उनके साथ भी बहुत ही बुरा सलूक किया जा रहा है, उसको भी एक किस्म का वो मान रहे हैं। वो कहते हैं कि इमरान खान क्योंकि तहरीक चलाने के अंदर से बात कर रहे हैं तो फिर हम भी सख्तियां करेंगे। ये क्या कहा उन्होंने, सुनिए। मामला ये है कि फिर जेल आप जो है वो किसी तरीके से काटे ना। अगर आप वहाँ पे बैठ के जो है वो बाहर वायलेंस जो है वो ब्रीड करेंगे और वहाँ पे बैठ के कोई वहाँ पे बाहर जो है वो वायलेंस के मंसूबे बनाएंगे और लोगों को इंस्ट्रक्शंस देंगे, तो गवर्नमेंट के पास फिर इंतजामी अमूर के लिहाज से इतना इख्तियार तो है कि उसके ऊपर थोड़ा बहुत चेक रख सके। थोड़ा बहुत चेक आपको पता है, थोड़ा बहुत जेल में कोई चेक नहीं होता। वो जितनी तंगी बाहर क्रिएट करने की कोशिश करते हैं जेल उनके लिए उतनी तंग हो जाती है। ये फेयर है एक स्टेटमेंट मेरी तरफ आपके सामने। अब ये कोई शर्म भी नहीं रहेगी, इनको हया भी नहीं, वो बाकायदा मान रहे हैं कि हाँ हमने उनको जेल के अंदर सख्तियाँ उन पर की हैं और हम आइंदा भी करेंगे। ये इनका वही इंडिया वाला बिहेवियर है कि हमने पाकिस्तान के अंदर जाके लोगों को मारा है और हम आइंदा भी मारेंगे, वही वाला इनका तरीका है कि हाँ हमने जेल के अंदर इमरान खान पर सख्तियाँ की हैं। आगे तलत हुसैन साहब जो इनका इंटरव्यू ले रहे थे उन्होंने आगे से कहा कि इमरान खान की बहनें लोगों को नहीं निकाल सकी, तो ये जो इमरान खान के बेटे आ रहे हैं ये तो पाकिस्तानी सियासत के हिसाब से चूजे हैं, तो ये लोगों को क्या निकालेंगे, तो लोगों ने तो निकलना नहीं, तो आप लोग क्यों परेशान हैं। उन्होंने राणा सनाउल्लाह से सवाल किया, जिसके जवाब में राणा सनाउल्लाह साहब ने ये सारी बात कही कि हम उनकी जेल तंग करेंगे और की है क्योंकि वो तहरीक की बात करें। तो अब एडमिशन भी है इनका पब्लिकली कि ये सब कुछ कर क्या रहे हैं। अच्छा, ये तो सूरत हाल होगी कोर कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस, इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, योब में क्या हुआ, बलूचिस्तान में केपी में खानजेब साहब को शहीद कर दिया गया, ये सारी बातें आपके सामने। अब एक तीसरी दुनिया है, एक डिफरेंट दुनिया, उसकी खबर आपके सामने रखते हैं। वो है पाकिस्तान रेंजर्स, पाकिस्तानी फौज का हिस्सा है वो भी। सिंध में उन्होंने 6 अजला में ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर और रिहायशी सहूलियात के लिए 306 एकड़ मजीद ज़मीन मांग ली। जी हाँ, उन्होंने कहा है कि हमारे पास ज़मीन की बहुत कमी है, हमें 306 एकड़, को थोड़ी बहुत नहीं, कोई 10-20 एकड़ नहीं हमें ज़मीन चाहिए, हमें 306 एकड़ ज़मीन चाहिए सिंध के अंदर, क्योंकि हमने अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज़ और साथ एक दुमछल्ला भी लगा है कि रहायशी सहूलियात के लिए हमें ये ज़मीन चाहिए। सिंध गवर्नमेंट से मांग ली है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक सिंध भर में पाकिस्तान रेंजर्स इस वक्त मजमूई तौर पर 109 सरकारी इमारतें, जिनमें सरकारी स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और दीगर अदारे शामिल हैं, ऑपरेशनल और रिहायशी मकासद के लिए इस्तेमाल कर रही है, जिनका कुल रकबा 231 एकड़ है। इनमें से 64 इमारतें जो कि 148 एकड़ पर मुहित हैं कराची में वाक़या है, बाकी 45 इमारतें जो कि 83 एकड़ पर मुहित है दीगर अजला में मौजूद हैं। वसीम मलिक इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। और अब इसके साथ साथ ओवर एंड अबव 306 एकड़ हमने और मांगा, दे देनी चाहिए, क्योंकि हम क्या करेंगे, इस ज़मीन को दे देनी चाहिए, सिंध गवर्नमेंट को देना चाहिए, क्योंकि सिंध गवर्नमेंट देगी, क्योंकि जरदारी साहब हो सकता है इसी वजह से कुछ 10 दिन ज़्यादा निकाल जाए सदारत में, तो इसलिए इनकार का तो चांस कोई है नहीं। तो बहरहाल ये डिमांड है, यहाँ पर डिमांड करनी है जितनी भी कर लें। अब एक और दुनिया है, ये आपको दुनिया बताई सिंध से, अब इससे भी एक ऊपर की दुनिया है। ये हैं जनाब हाफिज़ सैयद आसिम मुनीर, फील्ड मार्शल के मेज़बान, उनके दस्ते रास्त, अमेरिका में इन्होंने उनकी मेज़बानी भी की, उनके क्लोज़ आप ये कहें कि आजकल एडवाइज़र हैं। इनका नाम साजिद तारड़ है। इनके पाकिस्तान के अंदर क्या ख्यालात हैं, आपने सुना था ना, सिंध के एक वज़ीर कहते थे कि इमरान खान के पेशाब से शराब निकली है, माजरत इस खबर पर, लेकिन वो खबर ही ऐसी है, मैं क्या कहूँ। ये भी उसी तरह के, ये साहब भी दिमागी तौर पर उसी तरह के, वहीं पर दिमाग है, जितना भी है वो उतना ही है। और इन्होंने अब क्या कहा है ये ज़रा खुद सुन लीजिए, फिर मैं तजिया करता हूँ। पाकिस्तान के अंदर हर दूसरा बंदा शराब पीता है, बड़े शहरों में सारी को 2 नंबर आ रही है, हर बंदे को पता है। ओपन, मैं पाकिस्तान में गया हूं, इस वक्त हालात बड़े शहरों के अंदर जो शराब नहीं पीता, लोग से पूछते हैं खैरियत तो है, व्हाट्स रॉन्ग विद यू। आज इस शराब को लीगल करके उस पर टैक्स लगा दिया, आईएमएफ का कर्जा खत्म हो जाएगा, लेकिन ये करेंगे। सुन लिया आपने, उन्होंने कहा कि हर दूसरा बंदा शराब पीता है और जो नहीं पीता उसके बारे में लोग समझते हैं कि ये नॉर्मल नहीं है। तो इसका मतलब जब हाफिज साहब आए हैं तो ये साजिद तारड़ साहब तो सामने नॉर्मल होकर बैठे होंगे, अब नॉर्मल तो नहीं बैठ सकते, तो इसका मतलब ये मैं अखज़ ही कर पा रहा हूँ कि क्या इन्होंने उस कहीं वो जो हो रही थी पूरी की पूरी एक्टिविटी वहाँ लोगों के सामने तो नहीं रख दी इन्होंने नॉर्मल करने के लिए, क्योंकि इनके ख्यालात तो ये हैं कि पाकिस्तान की बचत का एक ही तरीका है कि शराब जो है उसको खोल दिया जाए। और वैसे खोल ही दें, मैं ये नहीं कह रहा कि ज़रूर खोलें, मेरे पे फतवा ना लगा दीजिएगा, मामला इधर ही रखिएगा, लेकिन आप ज़रा एडवाइज़र्स की सोच देखिए, वो कहते हैं कि शराब खोल दें तो सारे मसले हल हो जाएंगे। मैं बिल्कुल भी यहाँ पर फतवे देने के लिए नहीं बैठा कि खोलें या ना खोलें, वो उनका अपना मसला है, उन्होंने खोलनी है या नहीं खोलनी, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि शराब खोलने से तो पाकिस्तान के मसले हल नहीं होने। लेकिन जब आपके एडवाइज़र ऐसे हों तो सोचें, आप भी ऐसे ही शायद सोचते हो। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग साइड थी सिंध के मामले के बाद, हमने कहा ये भी आपके सामने रखते हैं। उसके बाद मीडिया ने एक बहुत ज़रा हैवी किस्म का क्रिटिसिज्म शुरू कर रखा है इस टाइम। एक ज़ाहिर है उस लिस्ट के बारे में अभी किसी को पता नहीं कि वो हतमी है, लेकिन एक लिस्ट सर्कुलेट कर रही है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये लिस्ट सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रही है। इसके बारे में अभी तक किसी को नहीं पता कि हतमी है, इसलिए इसके ऊपर हतमी ओपिनियन कायम ना किया जाए, लेकिन इस लिस्ट के ऊपर बहुत तनकीद हो रही है।
इस लिस्ट में नाम है सेनेटर्स जिन अशखास को बनाना है, क्योंकि अब केपीके की असेंबली में भी सेनेट का अब इलेक्शन करवाया जाना है, तो जिनको सेनेटर्स पीटीआई की तरफ से बनवाना है उसमें लोगों के नाम है। ये लिस्ट आपके सामने रख रहे हैं, जो मैं दोबारा कह रहा हूं कि ये गैर हतमी है, क्योंकि अभी तक पार्टी ने इसे ऑफिशियली ऑन नहीं किया हुआ है। जो हमने मीडिया में देखा वही आपके सामने रख रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और कह रहा है कि इसमें ये जो साबिक सेनेटर मिर्जा मोहम्मद अफरीदी है, इनका नाम मीडिया के मुताबिक इमरान खान साहब ने नहीं डाला था, इनका नाम बाद में डाला गया है इमरान खान साहब की मर्जी के अलावा। दोबारा कह रहा हूं, ये मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जरूरी नहीं कि इसमें सदाकत हो, लेकिन बहुत तनकीद हो रही है और कहा जा रहा है कि ये डिप्टी चेयरमैन थे सेनेट के जब पाकिस्तान के साथ सारा जुल्म हुआ, और इनके होते हुए भी एक प्रोडक्शन ऑर्डर भी जारी नहीं हुआ। बाकी नाम आपके सामने हैं, इसमें मुराद सईद साहब हैं, आजम सवाती साहब हैं, दूसरे लोग हैं। एक नाम इसमें जिनके बारे में लोगों को सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा कंसर्न है, और वो नाम जो है वो एक ज़ीशान साहब हैं, उनका नाम है। और उनके बारे में कहा जाता है कि इमरान खान साहब चाहते थे कि उनको सेनेटर बनाया जाए, लेकिन उनका नाम इसलिए हटाया जा रहा है, ये दोबारा मीडिया कह रहा है कि वो जनरल्स के बड़े क्रिटिक हैं और इसलिए उनका नाम नीचे कर दिया गया और मिर्ज़ा अफरीदी का ऊपर। अभी पार्टी ऑफिशियल इसके ऊपर मौक़िफ़ देगी, जब देगी तो हतमी और फैसला कुन जो भी चीज़ होगी उसके बारे में पता चलेगा। अभी फिलहाल पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं है, तो इसे आप सोशल मीडिया अफवाह ही समझे। तो फिर आपसे शेयर क्यों की, ताकि आप तैयार हो जाएं मेंटली, इसके ऊपर अपनी रिसर्च कर लें, देख लें कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, क्योंकि आजकल सभी समझदार हैं। थोड़ी देर के लिए लोग आपको बेवकूफ़ बना सकते हैं और बनाते हैं। आप याद है ना, केपी से एक टार्जन निकला था, आप सबको लगता था इसके पीछे लोग निकलते हैं। जाहिर है वो आईएसआई का लॉन्च्ड आदमी था, जब पाकिस्तान में किसी और को कुछ करने की इजाज़त नहीं थी तो उसको इजाज़त थी, और वो मुल्क से बाहर भी जाता था, वापस भी आता था। मुल्क से बाहर जाता था तो उसके ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज हो जाता था। वापस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उतरता था तो वहाँ से टिकटॉक बनाता था, वहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, उसे कोई गिरफ्तारी नहीं करता था। अगले दिन वो अदालत जाता था, वो जाकर अपनी ज़मानत करा लेता था। तो आउट ऑफ नोवेयर वो किसी ज़माने में कैमरामैन भी रहे हैं गालिबन फजल रहमान साहब के। तो आप सब उनको एक टाइम के ऊपर ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद हैं, उसकी अगली आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे हैं। तो हमारा ये रीजन ही ज़रा थोड़ा सा मसला है, तो हम बड़ी जल्दी मनूवरिंग में आ जाते हैं और बड़ी जल्दी जो ठग होते हैं उनको अपना पेशवा समझ लेते हैं, या उनको अपने हम दुखों का मदावा समझते हैं। हालांकि वो बेचारे तो छोटे मोटे टाउट होते हैं, उन्हें लॉन्च करती रहती है एस्टैब्लिशमेंट, जनरल साबान उनकी ज़रूरत होती है, लेकिन हम वाकई उनको कभी कभी, क्योंकि आस उम्मीद वो डूबते को तिनके का सहारा, तो हम उस तिनके का सहारा लेते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूँगा कि जब इंसान डूब रहा हो ना, और अगर ये पता होता है हो कि डूबना है, तो फिर ऐसे तिनके के सहारे को हाथ नहीं डालते जिससे आपने डूबना ना बचना हो और आपका भरम भी जाता रहे। फिर शान के साथ डूबना चाहिए। तो ये जो जोकर्स बीच बीच में लॉन्च किए जाते हैं और जिनको आप मतलब वो, मैं आपको क्या क्या किस्से सुनाऊं, मतलब वो अगर किसी बाहर के मुल्क जाते हैं तो दूसरे लोगों को छोड़ें, स्टूडेंट्स को ठग के ले आते हैं बेचारों को, स्टूडेंट्स से शॉपिंग्स और गिफ्ट्स और पता नहीं क्या कुछ वो साहब जो है वो सब कुछ करते रहे। बार उस डायरेक्शन में नहीं जाते, हालांकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी मवाद पड़ा हुआ है उस सिलसिले में, कभी आपके सामने रखेंगे बिल्स जो लोगों के साथ जो कुछ किया गया और जिस तरह से किया गया, जिस तरह ठगा गया लोगों को। बार मुख्तसर ये है कि ये जो खुर्रम ज़ीशान है, जिनको जो बड़ी तगड़ी तनकीद करते हैं, इस तरह के लोगों को मेरे ख्याल में बिल्कुल आगे होना चाहिए, जो पार्टी का मौक़िफ़ बेखौफ देते हैं। देखते हैं इनके साथ क्या होता है। फिर जी सेनेट इलेक्शन के ऊपर सवाल किया गया फैसल करीम कुंडी जो गवर्नर हैं केपी के जी आप कितने सेनेट के उम्मीदवार मुंतखब कराएंगे। उन्होंने कहा 5। तो आगे से मेज़बान ने कहा कि आपके पास तो इतना नंबर नहीं कि 5 सेनेटर आपके बने, तो वोट कौन देगा। उन्होंने कहा फरिश्ते वोट देंगे। तो पहले से ही तैयारी मुकम्मल है कि इन्होंने सेनेटर्स कैसे बनवाने हैं और किस तरह से बनवाने हैं। अगली खबर ले लीजिए ताकि कोई कसर रह ना जाए। मीडिया को 100 अरब की अदायगी की गई है। कितनी? 100 अरब की अदायगी मीडिया को की गई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और उनका दफ्तर कह रहा है। ये अब उनकी अपनी प्रेस रिलीज में, उनकी अपने बयान के अंदर है कि हमने वफाकी वजीर इत्तलात जो हैं उनके मुताबिक वफाकी हुकूमत ने मीडिया को 100 अरब की अदायगी की है। इसके अलावा अखबारी इश्तिहारों के नर्ख बढ़ाए हैं। दुनिया न्यूज़ इसे रिपोर्ट कर रहा है और वो अब मीडिया को कह रहे हैं कि ज़रा थोड़ा सा और गुड़ डालें, मीठा और करें, हमने आपको 100 अरब दिया है। तो ये जो आपको मीडिया में झूठ ही झूठ नज़र आता है, कहीं पर कोई सच की बात करता हुआ नज़र नहीं आता, वो शायद यही वजह है कि 100 अरब जो रुपया है उसकी मिठाई मीडिया को खिलाई गई। ये ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद पर मैंने कहा था, और आपको एक खबर देते हैं चलते चलते। AFP इंटरनेशनल एक प्रेस एजेंसी है, वो रिपोर्ट कर रही है कि हिंदुस्तान के एक गांव में लोगों को शक गुजरा कि कोई 5 लोग ऐसे हैं उनके गांव में जो जादू टोना करते हैं और लोगों पर जादू करवाते हैं। गांव वालों ने उनको कत्ल कर दिया और उनकी लाश जो है वो किसी पौंड में, किसी पानी के गड्ढे में जो है वो वहाँ पर दबा दी या बहा दी। तो ये हम ज़ईफ़ुल इत्तेक़ाद है, मीन जो भी कुछ कहता है हम उसके पीछे लग जाते हैं। जो मसखरा होता है उसको हम टार्जन समझ लेते हैं, उसको अपना हम पेशवा बना लेते हैं। उसके बाद फिर ऐसा हमें पता चलता है, लेकिन उतनी देर में वो जो भी मसखरा होता है वो अपना काफ़ी सारा फ़ायदा जो है वो उठा चुका होता है और काफ़ी सारे लोगों को वो बेवकूफ़ बना चुका होता है। और फिर हो भी कैसे ना, अगर शरीफ ख़ानदान पिछले 35-40 साल से 50 साल से लोगों को बेवकूफ़ बना सकता है, जरदारी साहब बना सकते हैं, मौलाना साहब बना सकते हैं और बहुत सारे पहलवान बना सकते हैं, तो ये जो नीचे से पहलवान आते हैं वो समझते हैं हम भी बना सकते हैं। इसलिए उनको एक बात बिल्कुल पता है कि जज्बाती बातें करें, लच्छेदार बातें करें, आवाम उसके अंदर आ जाती है। मुझे बहरहाल यहाँ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।